एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हाय ऑल द क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी क्लास 9th SST स्टार्ट कर रहे हैं एंड विद इन वन वीडियो में आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो देखो, सबसे पहले हमें चैप्टर में ओवरव्यू दे रखा है इंडिया का। वी ऑल आर इंडियंस, तो हमें बता रखा है दैट बेसिकली व्हाट इज इंडिया एंड हम इंडिया को किस किस बातों से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें बताई है दैट इंडिया एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पुरानी, एंशिएंट मतलब क्या होती है, पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है इंडियन सिविलाइजेशन। जैसे देयर इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, ऐसे ही आपने कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? यस, आपने सुना होगा जब हमने क्लास 6 में हड़प्पा वैली वाला चैप्टर पढ़ा था, इंडस वैली एंड हड़प्पा वाला चैप्टर पढ़ा था। एग्जैक्टली। तो जो हमारी इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ये भी वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है एंड हम लोगों को पता है दैट जितनी हमारे पास अलग अलग वेदास है, पुराण्स है और डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनसे हमें पता चला है दैट इंडियन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एंशिएंट है। प्लस अगर हम अभी रिसेंट ईयर्स की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है। ये सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? देखो, सोसाइटी का प्रोग्रेस हुआ है सबसे पहले तो, और इकोनॉमी का प्रोग्रेस तो आपको पता है कि शहर का बनना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, ट्रांसपोर्टेशन होना, कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंक्रीज होना, एग्रीकल्चर की क्वालिटी इंक्रीज होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोसाइटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है? जैसे कि एक ज़माना था जब इंडिया में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस होता था, प्लस साथ में बहुत इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है, देयर वर डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर। ओके, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंडिया में से हटती चली गई एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द राइजिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड सिनेरियो राइट नाउ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है दैट पहली हमें क्या बताई है दैट इंडिया एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है। साथ ही के साथ हमारे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स मतलब आज से कुछ 50 साल पहले से हमने काफ़ी ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस करा है। और वो कब से करना शुरू करा है हमने? जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए, जब हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया इंडिया में से, उसके बाद हम लोगों ने सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी प्लानिंग कमीशन ने मिलकर 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिससे हमारा क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ और जो है ऐसे लॉज बने जिससे अनटचेबिलिटी जो है सोसाइटी में से हट जाए एंड सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों का डेवलपमेंट हुआ। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ SST आपको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है सोशल डेवलपमेंट। मतलब कि सोसाइटीज में से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हट जाना, एवरीवन आर इक्वल। एंड इकोनॉमिक आप कह सकते हो डेवलपमेंट मतलब वो ही हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, रोड्स डेवलप होना, इकोनॉमी डेवलप होना। ओके, नेक्स्ट रिमार्केबल प्रोग्रेस हम लोगों ने शो करी है एग्रीकल्चर में भी, यानी कि पहले ज़माने में इंडिया में एग्रीकल्चर में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, ज़मींदारी सिस्टम था एंड लैंड होल्डिंग्स बहुत अलग अलग थे और साथ ही के साथ प्रिमिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती थी। बट आजकल इंडिया में कमर्शियल फार्मिंग होती है एंड वी आर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के हम लोग क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। वो आप क्लास 10th में आगे पढ़ोगे कि हम लोग जितनी भी मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो है उनके सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ इंडिया के अंदर एंड ओवरऑल रिमार्केबल डेवलपमेंट हम लोगों ने शो करी आफ्टर द, यू कैन से दैट 50 सालों से जो है हमारी प्रोग्रेस पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री। जैसे कि अभी हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा, आप जब बड़े होगे तो आप कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे। देयर आर मेनी सिनेरियोज इन द वर्ल्ड। तो हमेशा ही इंडिया ने कोई ना कोई अपनी तरफ से योगदान दिया है इन एनीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए लिखा है कि इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपना रोल प्ले करा है। जब आप बड़े होगे आप नैम के बारे में पढ़ोगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उसमें भी इंडिया का एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो योगदान था। तो आप बड़े होकर जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यस, इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अपने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो यहाँ हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हो गया है। तो अब देखो, अगर आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो आप कहते हो आई एम सो एंड सो एंड आई लिव इन माई हाउस। फिर पूछता है घर कहाँ है आपका, तो आप बताते हो कि मेरा घर इस सिटी में है। या फिर अगर कोई नो फॉर्मली आपसे पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तो आप कभी कभी ये भी कहते हो आई एम इंडियन, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, तो इसलिए इंडिया जो है हमारा, अब हम पूरा अपने इंडिया के बारे में जानेंगे दैट इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है। जब तुमसे कोई तुम्हारे घर का एड्रेस पूछते तुम बताती हो वो वाली गली है ना, वहाँ पे मेरा घर है, वो वहाँ पे वो सो एंड सो टेम्पल है, उससे यहाँ आगे निकलोगे वहाँ पे मेरा घर है। ठीक है, ऐसे आप अपना एड्रेस बताते हो। तो अगर आपको इंडिया का एड्रेस देना हो, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है इंडिया
इंडिया अर्थ पे कहाँ लाई करता है, हमारा जो ग्लोब है उस पे इंडिया कहाँ लाई करता है। जैसे तुम्हारा घर तो सो एंड सो गली के सो एंड सो फ्लैट में सो एंड सो नंबर पे है, तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है। अगर कोई तुमसे ये पूछे तो तुम उसे क्या जवाब दोगे। और जैसे तुम पूछता है कि कोई कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुम बताते हो मेरा घर बहुत बड़ा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, इतने स्क्वायर फीट का है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि तुम्हारी कंट्री कितनी बड़ी है, तो तुम उन्हें क्या आंसर करोगे। ये अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम अब इंडिया की जो साइज है और लोकेशन है वो प्लॉट करना सीखेंगे ऑन आवर ग्लोब। ठीक है, तो चलो ग्लोब की बात हुई है तो अपने ग्लोब पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा ग्लोब। ठीक है, अब ये जो हमारा ग्लोब है इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, जो हमारा ये ग्लोब होता है पूरा का पूरा, इस पे जो है बीच में से एक इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने सोच रखी है दैट वो पास करती है, और उसको हमने क्या नाम दे रखा है, इक्वेटर। क्या नाम दिया हमने उसको, इक्वेटर। 0 डिग्री पे ये लाइन जो है पास करती है और इसका नाम हमने क्या दिया है, इक्वेटर। क्या बोलते हैं हम इसे, इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर है हमने ऐसा इमेजिन कर रखा है कि ये पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, जैसे एक बॉल है और बॉल को तुमने बीच में से कट कर दिया तो 2 हिस्सों में वो बढ़ गई। ऐसे हम लोगों ने इमेजिन कर रखा है कि ये जो हमारा अर्थ है इसके बीच में से एक लाइन जाती है, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का। तो ऊपर वाला कौन सा हिस्सा हो जाता है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं हम ऊपर वाले हिस्से को, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर। यस यू आर राइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हमारी हो गई लोकेशन, हमें पता चल गई। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं इंडिया कहाँ पे है, तो तुम बहुत इजीली प्लॉट करके बता सकते हो कि दीदी इंडिया तो ना नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो अब अगर कोई तुमसे एड्रेस पूछ रहा है इंडिया का, तो तुम बता सकते हो कि इंडिया लाई इन द नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये लिख लो पेपर के ऊपर कि इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। अब एक और तरीके से जो है हम अपनी जो अर्थ है उसका डिविजन करते हैं। एक लाइन तुम्हें और दिख रही होगी, देखो तुम किसी चीज़ को एक ऐसे भी कट कर सकते हो हॉरिजॉन्टली भी, और एक वर्टिकली भी तो कट कर सकते हो, जैसे केक कट करते हो वर्टिकली। वैसे ही हमने इंडिया की सर्कल है, ग्लोब है, इसको बिल्कुल ही वर्टिकली ऊपर से नीचे यूं कट कर दिया। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये पूरे अर्थ को कौन कौन से डायरेक्शन में बांट देती है, ईस्ट और वेस्ट में। किसमें, ईस्ट में और वेस्ट में। तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब तुम्हें अर्थ का पूरा एड्रेस बताना है। तो तुम बोलोगे दीदी अर्थ नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, सॉरी इंडिया हमारा नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। देख रहा है आपको, ये ईस्टर्न साइड हो गई प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग, और नॉर्थ में है इंडिया। तो अर्थ जो हमारा इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अब छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे मैं जनरल नॉलेज के पूछ रही हूँ। अब मुझे बताओ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ लाया करता है, उसका एड्रेस बताओ। तो तुम कहोगे यूएसए ना दीदी, यहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अब दीदी यूएसए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, बट नदर्न के साथ में ये वेस्ट साइड पे पड़ता है, तो इसलिए हमको क्या कहेंगे, ये नदर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तभी हम कहते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। जब हम यूएसए को कॉपी करते हैं, उनके जैसे मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारे ज़माने का। वो इसलिए ही होता है क्योंकि यूएसए वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है, हम ईस्टर्न वाले हैं, जब हम उन्हें कॉपी करते हैं तो हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर। तो अब समझ में आया, जब बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है तो वो इन हेमिस्फेयर्स की वजह से हमने एड्रेस अपने सोच रखे हैं। भैया अब तुम्हें घर का एड्रेस याद करते हो अच्छे तरीके से, तो अपनी कंट्री का एड्रेस भी आपको याद होना चाहिए। नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया जो है वो लाई करता है। अब जब घर का एड्रेस होता है तो उसमें कुछ नंबर्स भी होते हैं ना, 284, 286, ऐसे आपका हाउस नंबर वगैरह होता है। तो वैसे ही अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अपने अर्थ के एड्रेस को। ठीक है, तो चलो आगे एक चीज़ और तुम्हें समझाती हूँ। आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं ऊपर लिखे हुए, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये डिग्रीज में आपको कुछ लिखा हुआ है। अभी शायद तुम्हें कुछ बच्चों को पता होगा, 6th-7th में हमें पढ़ाया है, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। कभी तुमने ग्राफ नोटबुक देखी है, ग्राफ वाली कॉपी होती है, एक ये ग्राफ वाली कॉपी होती है, उसमें ऐसे 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 लाइंस बनी होती है। ठीक है, लाइंस बनी होती है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो देखो ये जो इमेजिन कर लो, ये जो हमारा अर्थ है ना, ये भी सर्कुलर ग्राफ कॉपी की तरह बना होता है। ये देख रहे हो, जैसे ग्राफ की कॉपी में लाइन होती है, बस हमारा जो अर्थ है वो सर्कुलर है। तो थोड़ी ऐसी गोल गोल सी लाइंस बनी हुई है, कुछ यहाँ से वर्टिकल जा रही है और कुछ यहाँ से हॉरिजॉन्टल जा रही हैं। तो इनको हम नेम करते हैं एज लैटिट्यूड्स। क्या नेम करते हैं हम इनको, एज लैटिट्यूड्स एंड एज लॉन्गिट्यूड्स। क्या नेम करते हैं हम इनको, लैटिट्यूड्स
एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड कौन सी लाइन्स है और लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन्स है? तो सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है जो अर्थ पे से हॉरिजॉन्टली यूँ पास कर रही होती हैं। और यहाँ पे आप कोड वर्ड में से भी याद रखते हो, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन्स, मतलब हॉरिजॉन्टली लेटे हुई होती हैं ये इस तरीके से। एंड ये जो टू द इक्वेटर चलते हैं, यानी कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर कहाँ पे लाई करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है हमारा वो इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइन जा रही होती है, ऐसे इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे जितनी भी लाइन जा रही होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हो गया हमारा? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग वर्टिकल लाइंस होती हैं ये। अगर आपको ऊपर से नीचे तक की हाइट नापनी हो तो लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड, ऊपर से नीचे, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये हमारे अर्थ की वर्टिकल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, एंड दीज आर मूविंग लाइक दिस। तो इसलिए आपको याद रखना है लैटिट्यूड कौन से? जो पैरेलल टू द इक्वेटर जा रही हैं, लेटी हुई लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। एंड लॉन्गिट्यूड कौन सी है? हमारी वर्टिकल लाइंस है हमारी लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, जो हमारी पूरे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं हम उसको? प्राइम मेरिडियन। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था ना प्राइम मेरिडियन के बारे में, जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। तो 0 डिग्री प्राइम लॉन्गिट्यूड कौन सा है? हमारा प्राइम मेरिडियन। एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सा है? हमारा इक्वेटर है। तो अब हमें एग्जैक्ट इंडिया की लोकेशन देखनी है, और जितनी भी हमारी कंट्रीज होती है गाइस, उनको हम 2 लैटिट्यूड्स और 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंडिया के अब 2 लॉन्गिट्यूड्स क्या है और 2 लैटिट्यूड्स क्या है वो हम लर्न करेंगे। एंड एक चीज़ आप और याद रखो कि ये जो लैटिट्यूड्स है, ये जो लैटिट्यूड्स है ये पैरेलल टू द इक्वेटर चलते हैं, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे। तो इसलिए इनका जो डिस्टेंस है हम नॉर्थ एंड साउथ में मेज़र करते हैं। इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए जितना भी हमारा डिस्टेंस आएगा उसके आगे हम डिग्री एन लगाएंगे, मतलब नॉर्थ। और अगर हम यहाँ से प्राइम मेरिडियन से जब कैलकुलेट करते हैं तो ये ईस्ट और वेस्ट में जो है हमारी पूरे अर्थ को डिवाइड कर देता है। तो जब हम इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स जानेंगे तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? ईस्ट। वाई? बिकॉज इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने पूरा एक टेबल बना दिया है जिससे आप इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इजीली लर्न कर पाओ। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट टेबल। देखते हैं लैटिट्यूड आपको पता है वो लेटी हुई लाइंस जो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल चल रही है। 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सा है? हमारा इक्वेटर है। तो इंडिया कितने के लैटिट्यूड्स क्या क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों है? बिकॉज इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है। एंड द सेकेंड लैटिट्यूड इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वो भी क्यों है? बिकॉज नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट एंड वेस्ट में कैलकुलेट करे जाते हैं। इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये होगी इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स। तो ये फिगर्स आई नो थोड़ी मुश्किल है लर्न करनी, बट जब आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, चेक करोगे, तो आपको ये लर्न हो जाएगी। एंड ये आपके इस टर्म के एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा ना कि इक्वेटर इंडिया को हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देता है और प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में बांट देती है, वैसे ही इंडिया के ऊपर से एक लाइन निकलती हुई जाती है, दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को जो है 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है और जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे पास कर रही है। तो अब हम इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं फ्रॉम द मैप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये एक लाइन जा रही है जो हमारे पूरे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड कर रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, दैट इज 23 डिग्री, अभी हम ऊपर चल के रिवाइज करते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो वो कौन सी लाइन है जो इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है? इंडिया को, अर्थ को नहीं, ग्लोब को नहीं, हमारे इंडिया को। दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एक इमेजिनरी लाइन है दैट डिवाइड्स our country into almost 2 equal parts and it lies on the 23 degree 30 minutes north. ओके, तो अब यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर भी समझ में आ गए, इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स भी समझ में आ गए हैं। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, दैट इज हमारे दोनों आइलैंड्स, इंडिया के 2 आइलैंड्स जो है वो आपको लर्न करने हैं। दैट इंडिया के साउथ ईस्ट में आते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, एंड साउथ वेस्ट में आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अरेबियन सी में जो है लाई करते हैं। तो इसलिए ये
पूरा मैप के थ्रू आप लर्न करना। जब भी अगर आपको लर्न करना हो, बहुत कन्फ्यूजन होती है हमें लर्न करने में कि लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी एटलस खोल के या बुक खोल के मैप को देखा करो, एंड व्हेन यू विल लुक एट द मैप तो तुम्हें समझ में आएगा ओके ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, एंड ये साउथ वेस्ट है, इसमें अरेबियन सी है एंड लक्षद्वीप आइलैंड है। तो मैं एक आप लोगों को ईस्ट और ये डायरेक्शन लर्न करने के लिए एक ट्रिक और बता देती हूँ। यहाँ ईस्ट में बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, तो ये आप यहाँ देख सकते हो ये बे ऑफ बंगाल है और इस पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और यहाँ वेस्ट साइड में अरब कंट्रीज है हमारी, तो यहाँ पे अरेबियन सी है और ये रहा हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। ये मेरा एक कोड था लर्न करने के लिए इनको, जैसे बिकॉज मैं भी कई बार बहुत कंफ्यूज होती थी कि कौन सा आइलैंड कौन सी जो है सी उसमें जो है लाई कर रहा है। तो हमारी अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में है और अरेबियन सी साउथ वेस्ट में है। तो विद दिस हमने इंडिया की जो लोकेशन है उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है अपनी बुक में से। दैट हमें गिवन है एक लाइन दैट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता था, एंड इन द सुनामी ऑफ 2004 ये सबमर्ज हो गया था, बट आज भी इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट ही बोला जाता है। ये सुनामी में 2004 के जो था सबमर्ज हो गया। तो अब यहाँ पे देखो आपने लोकेशन जान ली इंडिया की, कितने लैटिट्यूड पे कितने लॉन्गिट्यूड में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इक्वेटर क्या है, और कौन से बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अरेबियन सीज कहाँ है, ये सब हमने जान लिया। अब हमें इंडिया का एग्जैक्ट एड्रेस समझ में आ चुका है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कहाँ पे लाई करता है। अब हमने लोकेशन जान लिया, तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट साइजेस। जैसे अगर कोई आपसे पूछे आपका घर कितना बड़ा है तो आप कहते हो 2 BHK का, 3 BHK का है, 3000 स्क्वायर किलोमीटर का है या स्क्वायर फीट का है, जितना जो आप पूरा डिस्टेंस में अपना घर का जो है बताते हो इतना बड़ा है, ठीक है। अब ऐसे ही अब हम इंडिया के साइज पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे दैट कितना बड़ा हमारा इंडिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने लोकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं, हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज साइज ऑफ इंडिया। तो अब जैसे आप लोगों को एड्रेस अब आपको समझ में आ गया इंडिया का एड्रेस क्या है, अब हम इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है आपका घर कितना बड़ा है तो आप बताते हो 2 रूम्स है, 3 रूम्स है, इतने BHK का, इतने स्क्वायर किलोमीटर का है। तो एग्जैक्टली अब हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो टोटल लैंडमास एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और पूरे जो हमारा अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है, उसमें 2.4% जोग्राफिकल एरिया जो है वो हमारा इंडिया जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट चीज जो है ये भी बहुत सिंपल है दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है हमारी रशिया एंड 7th लार्जेस्ट है इंडिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट लर्न कर लो और 7th लार्जेस्ट कौन सी है हमारी इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दैट इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट 15,200 किलोमीटर की है, यानी कि ये जो हमारी बाउंड्रीज है ना, ये हमारी जो बाउंड्रीज है ये कितने किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है। और अगर हम टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन देखें, क्या टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन क्या होती है, ये समुद्र के पास की जो हमारी ये लाइन जा रही है, ये वाली, ये हमारी जो कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, क्योंकि ये भी दोनों आइलैंड्स इंडिया के ही हैं। तो अगर हम इनकी बाउंड्री भी देख ले और पूरे इंडिया के मेन लैंड की भी बाउंड्री देख ले तो टोटल वैल्यू आती है 7,516.6 किलोमीटर की, एंड ये इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री है। तो ये दोनों आपको MCQ एग्जाम के लिए याद रखने हैं दैट इंडिया की मेन लैंड बाउंड्री कितनी है टोटल, और जो हमारी टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो कितनी है। तो यहाँ आपने साइज के बारे में पढ़ लिया कि कितने परसेंटेज हमारा अर्थ का जो हिस्सा है वो इंडिया कवर कर रहा है, दैट इज 2.4%। टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे दैट इंडिया को अब हम बहुत डीप में पढ़ेंगे दैट नॉर्थ एंड साउथ में इंडिया में क्या चलता है। तो भाई अगर हम इंडिया के नॉर्थ पार्ट की बात करें तो इतने सारे हिल स्टेशन है जहाँ पे हम मजे करने जाते हैं ना। तो इंडिया के नॉर्थ में है यंग फोल्ड माउंटेन्स जिनको हिमालयाज बोला जाता है। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स नोन एज हिमालयाज। अब हम साउथ में जाते हैं तो गोवा है, मुंबई है, अलग अलग बीचेस है, बहुत सारा समुद्री इलाका है। तो हमें यहाँ बता रखा है दैट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ही इंडिया जो है टेपर होना शुरू हो जा रहा है। टेपर मतलब होता है पतला, जैसे कोन होती है ना आइसक्रीम की नीचे से पतली, वैसा होना शुरू हो जाता है हमारा इंडिया फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो हमारा लैटिट्यूड है 22 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से इंडिया जो है ऐसे पतला होना शुरू हो जाता है, और इससे इंडिया को क्या होता है, इंडिया इंडियन ओशन में मर्ज हो जाता है और डिवाइड कर देता है इंडियन ओशन को 2 हाफ्स में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ईस्ट में आ जाती है अरेबियन सी और वेस्ट में आ जाती है
ईस्ट में आ जाती है बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में आ जाती है हमारी अरेबियन सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया दैट नॉर्थ में क्या है इंडिया में और साउथ में क्या है हमारा। पूरी की पूरी हमारी ये जो बाउंड्री है हमारे इंडिया की, ये मर्ज हो जाती है ना इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन को डिवाइड कर देती है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और वेस्ट में अरेबियन सी और लक्षद्वीप है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे हमें बता रखा है दैट वैसे तो इंडिया का जो मेन एक्सटेंट है उसमें 30 डिग्री का ही फ़र्क है। ठीक है, कितने का फ़र्क है? 30 डिग्री का ही फ़र्क है। बट ऐसा देखने में लगता है, अगर आप इंडिया को ध्यान से देखो तो कई बार ना ऐसा हमें देखने में लगता है कि इंडिया ऐसे ज़्यादा लंबा है, मतलब कि नॉर्थ से साउथ में हमारे पास ज़्यादा हिस्सा है। ऐसा नहीं लगता तुम्हें भी देख के? कहाँ हुआ जम्मू कश्मीर से चलता हुआ यहाँ नीचे बिल्कुल बहुत लंबा हिस्सा हमें दिखने में ऐसा पड़ता है कि इंडिया का लंबाई में हमारे पास ज़्यादा एरिया है, और ऐसे ही चौड़ाई में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास कम एरिया। ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? ये कम लग रहा है ना, और ये ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। बेसिक डिफरेंस अगर हम दोनों ही लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का निकालेंगे तो वो 30 डिग्री ही है। अब वो कैसा है मैं तुम्हें खुद हेंस प्रूफ करके देखते हैं हम लोग कि देखो, अब आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट लैटिट्यूड है दैट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये हमारा लैटिट्यूड है ना। और हमारा ये सेकेंड लैटिट्यूड जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में वो क्या है 97 डिग्री 25 मिनट्स। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो भी कुछ 30 डिग्री कुछ मिनट्स का डिफरेंस आएगा। अब हम अपने लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये कितना है 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, और ये जो हमारा दूसरा लॉन्गिट्यूड है वो कितने पे है 8 डिग्री 4 ईस्ट। ओके, तो ये क्या है हमारा 8 डिग्री 4 ईस्ट। अब इसको भी अगर आप माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री आएगा, तो मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हमारे को दिखाई ऐसा पड़ता है कि नॉर्थ से साउथ में हमारे पास ज़्यादा हिस्सा है और ईस्ट से वेस्ट में कम है, बट ऐसा टेक्निकली ऐसा नहीं है। दोनों में ही ऑलमोस्ट 30 डिग्री का हमारे पास फ़र्क आ रहा है, तो दैट मीन्स इक्वली ही हिस्सा है हमारे पास, बस हमें विजुअली ऐसा दिखाई पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे लैटिट्यूड्स पे ज़रा ध्यान दो। ये गुजरात पे जो लैटिट्यूड हमारा पड़ा है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश पे जो हमारा लैटिट्यूड पड़ रहा है ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स। और इस डिफरेंस की वजह से इंडिया के टाइम में 2 घंटे का लैग यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात वालों का टाइम अलग होगा। अगर वो कह रहे हैं 4 बज रहे हैं तो वो कहेंगे 2 बज रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कंट्री में। ट्रेन के टाइम, एरोप्लेन के टाइम, जो अलग अलग टाइम्स होते हैं, टीवी शोज चलने के टाइम, वो कहेंगे भैया 4 बज के, वो कहेंगे अरे अभी 2 घंटे बाद 4 बजने हैं। तो इस सिचुएशन, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है, तो सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है हमारे पास। तो जैसे आपने अर्थ का भी पढ़ा था कि अर्थ पे प्राइम मेरिडियन होती है हमारी, जो हमारे पूरे अर्थ को ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है। वैसे ही हमारा इंडिया जो है उसमें से एक ये वर्टिकल लाइन पास हो रही है जो इंडिया को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स पे मिर्ज़ापुर पे पास होती हुई जाती है। मिर्ज़ापुर तो मैं लर्न करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यस, यही मिर्ज़ापुर का जो टाइम है वो पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। तो इंडिया में किसका टाइम चलता है? मिर्ज़ापुर में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जा रही है उसका जो टाइम है यूपी के मिर्ज़ापुर का, वही टाइम इंडिया में एज अ स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। तो ट्रेन, बस चलने का और बहुत सारी चीज़ों का टाइम, एरोप्लेन का और बाकी सब का टाइम जो है हम अकॉर्डिंग टू द ये मिर्ज़ापुर में जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम है उसको कंसिडर करते हैं। वरना गुजरातियों की घड़ी में अलग टाइम होता है और अरुणाचल वालों की जो घड़ी है उसमें अलग टाइम होता है, बट अब सबकी घड़ी में मिर्ज़ापुर वाला टाइम होता है। ओके, तो विद दिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो है, अब हमने इंडिया की लैंड भी पढ़ लिया, साइज़ भी पढ़ लिया, लोकेशन भी पढ़ लिया है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और इसी वजह से ये जो डिफरेंस है ना 2 घंटे का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का जो डिफरेंस है, इसी वजह से जब हम नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, जैसे कि अगर आप यूपी में रहते हो, यूपी से आप मुंबई या केरला जाओगे तो आपको दिन और रात में फ़र्क लगेगा। आपको बड़े लंबा सा दिन हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। हमको जो है ये फ़र्क जो है डे एंड नाइट का पता चलता है। ओके, अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। और ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे पूरी बुक का, जिसमें इंडिया की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो हमारा एशिया है उसके बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पड़ता है इंडिया, यानी कि वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बिल्कुल सेंट्रल में हमारा इंडिया जो है वो मिलता है। किसके? वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया के ऑलमोस्ट सेंट्रल लोकेशन पे जो है हमारा इंडिया सिचुएटेड है। नेक्स्ट चीज़ जो है, हमारा जो ये इंडिया है ना, ये पता है क्या लगता है, जैसे कि ये एशियन कॉन्टिनेंट है,
तो एशियन कॉन्टिनेंट की साउथवर्ड एक्सटेंशन लगता है इंडिया, जैसे कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना उसे यूं खींच के लंबा कर दिया ऐसा सा लगता है हमारा इंडिया। तो ये जो टेपर हुई हुई शेप है, यानी कि ये कोन की तरह ये जो खिंची हुई शेप है इंडिया की, इसने इंडिया को हर एक तरीके से बेनिफिट ही बेनिफिट दिया है। तो लेट अस सी क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे ये टेपर होती है हमारी इंडिया की शेप, ये कोन बनता है, तो ये जो वास्ट इंडियन ओशन है इसको दो भागों में ये बांट देती है। इससे क्या होता है, इंडिया जो है वेस्ट के पास भी आ गया, यानी कि इंडिया को अगर सी रूट्स की तरह, यानी कि शिप लेकर अगर हमें वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड करना हो तो यहाँ से हम अपने शिप्स बेच के ट्रेड कर सकते हैं बहुत मज़े में। और साथ ही के साथ हमारे पास ये इधर वाला रूट भी आ जाता है ईस्ट में भी, इससे हम ईस्ट एशिया की कंट्रीज से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी, ये जो डेक्कन पेनिनसुला है इसको कहते हैं डेक्कन पेनिनसुला, ये जो नीचे की तरफ खिंचता हुआ आ रहा है इंडियन ओशन में, इसकी वजह से वही कि हम जो है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप सबके साथ जो है कांटेक्ट बना सकते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट कौन सा हुआ, ये वाला कोस्ट, ये जो मुंबई की तरफ वाला जो कोस्ट है हमारा, और यहाँ जो केरला की तरफ वाला जो कोस्ट है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। क्यों? बिकॉज इसके थ्रू हम यहाँ से अपना यूरोप भी भेज सकते हैं सामान, अफ्रीका भी भेज सकते हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे हम लिंक बना सकते हैं थ्रू दिस वेस्टर्न कोस्ट। और आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज आर सो डेवलप और उनसे ट्रेड करने से हमें फ़ायदा होता है, तो ये जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है हमें बहुत हेल्प करती है। और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्ट वाला, ये हमें ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे ये कंट्रीज जितनी भी है, सिंगापुर, मलेशिया एंड डिफरेंट कंट्रीज़, उनसे जो है हमारे को कनेक्टेडनेस दे देता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो। तो ये जो कोनिकल शेप हमारी हुई है ना टेपर, इसने हमें फ़ायदा ही फ़ायदा दिया है। इतनी सारी ओशन के हमारे पास जगह मिल गई है, हमारे को कोस्ट लाइन इतनी मिल गई है, तट के पास का किनारा हमें इतना मिल गया है इस टेपर होने से शेप को, तभी इंडिया के नाम पे एक ओशन भी रख दिया गया है। तो बेसिकली ये एक ओशन था ही है, अब इसमें इंडिया जो है ऐसे यूँ इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है, और इस ओशन की इतनी सारा एरिया जो है इंडिया कवर करता है, इसलिए हमने इस ओशन का नाम इंडियन ओशन लग दिया। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके नाम पे एक ओशन हो, ठीक है। तो इंडियन ओशन हमारे ऊपर ही नाम रखा गया है। अब हमारा गाइस ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अब इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए आप ये मैप देख सकते हो। इस मैप में जो रेड कलर से मार्क्ड है वो एयर रूट्स है, यानी कि एरोप्लेन के जाने का रास्ता है, और जो ब्लू कलर से मार्क्ड है वो सी रूट्स है, यानी कि शिप्स के गुजरने का रास्ता है। तो यहाँ आप इंडिया को देख रहे हो, इंडिया पे किसी ना किसी तरीके से एयर रूट्स एंड जो हमारे ये सी रूट्स है दोनों ही जा रहे हैं। तो इंडिया बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर किसी को एरोप्लेन लेके हमारे ऊपर से जाना होगा तो हमसे परमिशन लेनी होगी, अगर किसी शिप को हमारी कोस्ट लाइन के पास से निकल के जाना होगा तो हमसे परमिशन लेनी होगी। इसलिए हमारे को हमारी जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अब ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। आगे हमारे पास ये डू यू नो आता है, डू यू नो, ओके। तो ये डू यू नो हमारे पास है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869। तो ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है कि स्विस कैनाल कब खोजा गया था, किसने खोजा था ये भी बता दो, कब बना है ये 1869 में। स्विस कैनाल के बनने के बाद इंडिया से जो यूरोप तक का डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो चुका है। तो MCQ ऐसा बन जाएगा, हाउ मेनी किलोमीटर्स हैज बीन रिड्यूस सिंस द स्विस कैनाल वाज फाउंडेड, 7000, 6000, 4000, 5000। तो करेक्ट आंसर है 7000 एंड स्विस कैनाल वाज डिस्कवर्ड इन 1869, 1870, 1840, 1854, कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1869 इज द करेक्ट वन। तो ये MCQ के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स कुछ पढ़ते हैं। आगे हमें बता रखा है ट्रेड्स के ऊपर बता रखे है दैट शुरुआती दौर से, यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में अगर हम बात करें तो इंडिया के लैंड रूट्स जो है उनको ज़्यादा यूज़ करा जाता था और मैरीटाइम रूट्स को कम यूज़ करा जाता है। यानी कि लैंड रूट्स मतलब कि जो हमारे माउंटेन्स से और प्लेन एरियाज़ का जो रास्ता है उसके थ्रू ट्रेड ज़्यादा होता था, और ये जो हमारा ये कोस्ट लाइन है, ये सी है, इससे ट्रेड कम होता था। वाई? बिकॉज पुराने ज़माने में देखो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, शिप्स विप्स इतने नहीं होते थे। धीरे धीरे जब हमारा स्विस कैनाल बना उसके बाद, और जब ब्रिटिशर्स आए, जब शिप्स बनने की टेक्नोलॉजी आई, तब सी रूट के थ्रू ट्रेड होना ज़्यादा बढ़ा। बट अगर हम एंशिएंट टाइम्स में देखें तो लैंड मास एंड माउंटेन्स में ना पासेस बने होते हैं, यानी कि चाइना से, और अगर आप यूरोप से, कहीं किसी कंट्री से किसी को इंडिया में आना होता था तो पहाड़ों के थ्रू तो आ सकते थे कि चल के आ गए, पहाड़ों में रास्ते कटे हुए होते थे। बट सी में से कैसे आएंगे? तैर के थोड़ी आएंगे समुद्र में, बड़े बड़े शिप्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी तभी तो आ सकते थे। तो इसलिए एंशिएंट टाइम में हमारा माउंटेन से ट्रेड ज़्यादा होता था, माउंटेन के विया। बट अभी जो है, अब कहाँ से होता है? अब हमारा जितना सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो पोर्ट्स के थ्रू, यानी कि सी कोस्ट के थ्रू होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो लैंडस्केप रूट्स आर मच ओल्डर दैन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मैरीटाइम मतलब कि ये जो सी रूट्स है
ये बाद में हमारे इस्टेब्लिश होने शुरू हुए जब शिप की टेक्नोलॉजी आई, जब स्विस कैनाल बने। सबसे पहले क्या, माउंटेन के थ्रू ही हमारा ट्रेड होता था। वेरियस जो हमारे ट्रैवलर्स होते थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, माउंटेन्स जो थे हमारे नॉर्थ के, वो उनको पैसेज प्रोवाइड कर देते थे, पहाड़ों में से रास्ता बना लेते थे वो और आ जाते थे इंडिया में। और हमारे जितने भी रूट्स हैं उसने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ को प्रमोट करा है। इंडिया की जितनी भी एपिक्स हैं, इंडिया के फेमस उपनिषद जो है, हमारी रामायण और हमारी पंचतंत्र स्टोरीज़ जो हैं, वो थ्रू द जो ट्रैवलर जैसे आए कोई इंडिया, उन्होंने कोई कहानी सुनी, फिर वो वापस गए अपने देश, वो कहानी इंडिया से जो सुनी हुई होती थी वहाँ जाके सुनाते थे। इंडिया के न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम, हमारा डेसिमल सिस्टम जो है, अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के पहुँचा था। कहाँ से? लैंड रूट्स के थ्रू ही ये पहुँचा था। नेक्स्ट हमारी स्पाइसेस क्या है, ये हमारे जो मसाले हैं, हमारा मसलिन क्लॉथ जो है और जो हमारी मर्केंडाइज है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है यूज़ करी जाती है। हमारी भारत की जो स्पाइसेस हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम बात करें, देखो हमने तो बहुत इन्फ्लुएंस करा बाकी कंट्रीज़ को, हमारे यहाँ से स्पाइसेस जाती थी, कपड़े जाते थे, काफ़ी कुछ जाता था। अगर हम बाहर के देशों से हमने क्या कॉपी करा या हमने उनसे क्या सीखा, तो यहाँ पे हमें बताया गया है दैट ग्रीक की हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ी थी, यानी कि ग्रीस जो है, ग्रीक सिविलाइजेशन की हमारे पे इन्फ्लुएंस बनी थी। हमने उनका जो है आर्किटेक्चर कॉपी करा था, डोम स्टाइल हमने उनका कॉपी करा। वो लोग डोम स्टाइल बनाते थे, तो वैसे ही जो ताजमहल है उसका डोम बना हुआ है, गुम्बद जिसे कहते हैं वो बना हुआ है। साथ में मीनार्स का जो स्टाइल है वो हमने ग्रीक आर्किटेक्चर का कॉपी करा है। तो हमने भी उन्हें कुछ जो है इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ प्रोवाइड करी और उनसे भी हमने उनके कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ जो थे वो कॉपी करे। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यानी कि अब हम अपने पड़ोसियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने पड़ोसी देश हैं हमारे? ये रहे पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, और यहाँ नीचे सदर्न में हमारे जो है साउथ में हमारे 2 पड़ोसी हैं। कौन से? श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, तो अब लेट्स सी अबाउट इंडिया एंड द नेबर्स। इंडिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो साउथ एशिया में जो है इंडिया की लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक से मतलब ये है, देखो गाइस, हम जो है इन सारी ही कंट्रीज से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम इन सारी ही कंट्रीज से ट्रेड कर सकते हैं, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे इंडिया की। इंडिया की टोटल 28 स्टेट्स है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। और इंडिया बाउंड्री किस किस से शेयर करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और साउथ की अगर हम बात करें तो हमारे 2 सदर्न नेबर्स है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स हमारा जो नेशन, मालदीव्स ये है हमारा आइलैंड नेशन, और ये बिल्कुल ही लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड्स है उसके पास में पड़ता है। मालदीव्स आजकल बहुत लोग जाते हैं ना ट्रिप पे, हाँ वही मालदीव्स आइलैंड। ठीक है, अब जो श्रीलंका है और इंडिया है वो कैसे सेपरेट हो रखे हैं? दे आर सेपरेटेड बाय अ नैरो चैनल इन द सी, जिसको बोला जाता है पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। एंड हमारे कहाँ पे सिचुएटेड है मैंने आपको बता दिया था। मालदीव जो है इंडिया का नेबर कैसे है? बिकॉज जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारे हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड के साइड में क्या है? नीचे क्या है? मालदीव्स है, तो मालदीव्स भी हमारा नेबर हुआ। ठीक है, और इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लोकेशन है, यानी कि इन स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने सारे के सारे नेबर्स के साथ। और कुछ नेबर्स तो हमारे ऐसे हैं जो हमारे अंदर से ही पार्टीशन होके क्रिएट हुए हैं। तो विद दिस आपका ये फुल चैप्टर जो है गाइस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत ईजिली ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो ऑल द क्लास 9th SST स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं आपको क्लास 9 का फुल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो अगर आप अभी तक आपने SST नहीं पढ़ी थी मेरे चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, SST की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आप SST पढ़ सकते हो। अब इस साल टर्म 1 के एग्जाम में जो MCQ इंक्लूड्स हुए हैं उनके लिए मैंने MCQ मैराथन सीरीज लॉन्च करी है। उसकी वीडियोज़ भी आपको 9th SST की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसे इंडिया वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी और उसके नीचे आपको जब आप स्क्रॉल कर लोगे टर्म 1 के सिलेबस के बाद आपको MCQ क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट कर दी है। हर एक चैप्टर के 50, 40, 70 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं विद इन 1 वीडियो। तो जब आप चैप्टर पढ़ लोगे MCQ देखना एंड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर टर्म 1। इसी तरीके से अगर आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस के MCQ क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल। एंड इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है इन अ वेरी ईजी, इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, बहुत मजे में। तो गाइज इफ यू वांट टू स्टडी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। इंग्लिश भी है, साइंस भी है, SST भी है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, अगर आपको किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए, इंग्लिश के, SST के, साइंस के MCQ क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए मेरी Instagram ID का लिंक गिवन है। मैं Instagram ID पे नोट्स अपलोड करती हूँ, MCQs अपलोड करती हूँ। तो अगर आप यूज़ करते हो तो उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो। ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।